हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन यानी घर्षण को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब भी दो वस्तुएं जो है आपस में मोशन करती है, गति करती है, तो एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है जो इस गति के विरुद्ध कार्य करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसके साथ हमने ये जाना था कि जो घर्षण बल होता है, ठीक है, जो आपका घर्षण बल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जो सतह कांटेक्ट में है, यानी जो दो वस्तुएं हैं जो आपस में कांटेक्ट में है, आपस में संपर्क में है, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, इसके ऊपर घर्षण बल निर्भर करता है। हमने ये देखा था जब भी दो वस्तुएं, जो आपकी दो वस्तुएं हैं जो कि आपस में संपर्क में, ठीक है, दो वस्तुएं हैं जो कि आपस में संपर्क में है, अगर ये जो सतह है ये खुरदुरी है तो क्या होता है, तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है या घर्षण बल है वो ज्यादा लगता है। वहीं अगर दो सतहें जो कांटेक्ट में है, जो संपर्क में है, वो समतल है, चिकनी है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो या घर्षण बल जो है वो कम लगता है। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने जो है इंटरलॉकिंग के कॉन्सेप्ट को देखा था कि किस तरीके से जब दो सतह जो है आपस में संपर्क में होती है तो ये दो सतह जो है इंटरलॉकिंग बना, ठीक है, इंटरलॉकिंग करती है, और किस तरीके से आपकी जो खुरदुरी सतह होती है उसमें इंटरलॉकिंग काफी अच्छे तरीके से होती है, जिस कारण खुरदुरी सतह को मूव कराने में हमें ज्यादा बल लगता है, क्योंकि उस केस में घर्षण बल ज्यादा लगता है। वहीं अगर हम बात करें समतल सतह की, जैसे कि आपके पास कोई भी समतल सतह है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास टेबल और किताब है, दोनों की सतह कैसी है, समतल है, इसमें अनियमितताएं कम है, लेकिन इस केस में भी इंटरलॉकिंग होती है, क्योंकि इसमें भी अनियमितताएं होती है, जिस कारण जो घर्षण बल है वो लगता है। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका इंटरलॉकिंग है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे, इंटरलॉकिंग यानी अंतः बंधन की हम बात कर रहे थे। तो अंतः बंधन में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दोनों सतह का जो इंटरलॉकिंग हो जाए, ठीक है, दोनों सतह कैसी अनियमित है तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाए। लेकिन अगर जो दो सतह है उसमें से अगर एक में ज्यादा फोर्स लगता है, यानी कोई एक आपके पास वस्तु है, जैसे कि आपकी कारपेट हो गई या कोई आपकी चटाई हो, आपने ये देखा होगा कि चटाई को जब आप हिलाते हैं, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, कोई व्यक्ति बैठा है, कोई सामान रखा गया है, तो आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज्यादा बल लगाना पड़ता है। यानी जब चटाई के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है या वस्तु रखी है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है, जिस कारण उसको मूव कराने के लिए, उसको गति कराने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। वहीं अगर हम चटाई को, जैसे कि आपके फर्श पे रखी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज नहीं रखी है, अगर आप उस चटाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आपने ये देखा होगा कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम बल लगता है। यानी सेकंड केस में जब चटाई पे कोई भी नहीं बैठा है, किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं रखी गई है, उस केस में घर्षण बल कम लगता है। यानी जब, इसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब कोई व्यक्ति या फिर कोई सामान आपने चटाई के ऊपर रखा है, आप ये जानते हैं जो घर्षण बल होगा वो किसके कारण होता है, संपर्क के कारण। किसके कारण होता है, कांटेक्ट के कारण। अब जैसे कि ये आपकी क्या है, चटाई है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर जो है एक बड़ा सा भारी बॉक्स रखा, तो क्या होता है, अभी आप इस चटाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, आप इस पे बल लगाते हैं और दूसरी जगह लेके जाना चाहिए।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे आपकी चटाई है और नीचे जो फर्श है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होगी, आप जानते हैं, ठीक है, अंतः बंधन होगा, इंटरलॉकिंग होगी। अब क्योंकि इसके ऊपर एक वजन रखा गया है, तो इसके वजन के कारण ये इंटरलॉकिंग और काफी अच्छी हो जाए, यानी जो इंटरलॉकिंग होगी वो काफी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भार रखा है, जिस कारण जो है इस पे ज्यादा घर्षण बल लगेगा। यही कारण है कि हम जब भी किसी भी चटाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं या उसे दूसरी जगह रखते हैं जिस पे भार रखा है, तो उस पे हमें ज्यादा बल लगा। वहीं अगर हम सिंपली एक नॉर्मली चटाई, कोई एक चटाई है उसे हमने क्या किया है, फर्श के ऊपर रखा, ठीक है, अब यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग होगी, अंतः बंधन इसमें भी होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जितना पहले केस में हो। तो यही कारण है कि अगर आप सिर्फ एक चटाई को इधर से उधर रखते हैं तो आपको ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ता। वहीं जब उस पे कोई व्यक्ति बैठा है या कोई सामान रखा गया है, तब उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है ज्यादा बल। We see that the friction is caused by interlocking of irregularities in the two surfaces. हम ये देखते हैं कि जो आपका घर्षण बल है वो किस कारण होता है, दो वस्तुओं के जो सतह है उसमें जो इंटरलॉकिंग होती है, अंतः बंधन होता है, इसके कारण फ्रिक्शन होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में समझा। It is obvious that the force of friction will increase if two surfaces are pressed harder. अब अगर हम दो वस्तुओं को, आपके पास दो वस्तुएं हैं जो कि आपस में संपर्क में, अगर हम उसे ज्यादा दबाते हैं, उस पर ज्यादा बल लगाते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे कि हमने अभी देखा किस केस में, जब हमने एक चटाई के ऊपर सामान रखा है या उसमें कोई बैठा है, तो क्या हो रहा है, ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, नीचे ज्यादा दाब पड़ रहा है, ठीक है, जिस कारण फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल बढ़ गए। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. अब इसको आप कैसे देख सकते हैं, जब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक एग्जांपल दिया कि आपने कोई चटाई रखी है, खाली चटाई को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दूसरा केस, अगर उस पर कोई बैठा, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जब भी दो सतह आपस में कांटेक्ट में है, संपर्क में है और उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है, तो किस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल बढ़ता है। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि होती है। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। अब हम बात करते हैं ऐसे वस्तु की जो गतिमान। अभी हमने क्या देखा, किस तरीके से घर्षण बल जो है किसी भी वस्तु पर लगता, ठीक है, हमने ये जाना इसका रीजन क्या है, इंटरलॉकिंग या अंतः बंधन क्या हो। अब जब भी कोई वस्तु, जैसे कि आपके सामने कोई वस्तु रखी है, कोई आपके पास कोई बॉक्स, अब वो एक जगह क्या है, स्थिर है। अब आप क्या करना चाहते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते, आप क्या करोगे, उस रुके हुए बॉक्स पे धक्का दोगे, वो चले, ठीक है। अब आपके पास एक ऐसा बॉक्स है जिसके नीचे जो है गरारी लगी है या उसके नीचे व्हील लगी हुई है, ठीक है, पहिए हैं छोटे छोटे और वो चल, आप उसे जो है आगे धकेलना चाहते हैं, आपने उस पर बल लगाया, वो और आगे चले। तो अगर हम बात करें, कोई ऐसी वस्तु है आपके पास जो कि एक स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, उसे अगर आप धकेलते हैं, उस पे बल लगाते हैं और दूसरी जगह उसे लेके जाते हैं, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। वहीं कोई वस्तु जो मोशन में होती है, गति में होती है, ठीक है, कोई वस्तु चल रही, उस पे जब आप
बल लगाते हैं, उसे दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसको गतिमान करने के लिए आपको कम बल लगाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है, ये जो बॉक्स है ये एक जगह स्थिर है, इसे धक्का दे, ठीक है, तो धक्का दे रहा है, धक्का दे के ही ये जो है गतिमान होगी या चले। अब अगर हम बात करें कोई वस्तु, जैसे कि मैं अभी बोल रही थी, कोई बॉक्स है वो एक जगह रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा, हमने इस पे किसी भी प्रकार का बल नहीं लगा, लेकिन तभी भी आप ये जानते हैं कि वो बॉक्स और जो फर्श होगा उसके बीच में एक संपर्क है। क्या है? कांटेक्ट है। क्या है? कांटेक्ट है या संपर्क। अब क्योंकि बॉक्स और फर्श के बीच में एक संपर्क है, तो यहाँ पे क्या होगा? बल लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, उसे हमने फर्श के ऊपर रखा, वो एक जगह क्या है? स्थिर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो बॉक्स है, जो ये बॉक्स है और जो आपका फर्श है, ये दोनों आपस में संपर्क में है, कांटेक्ट, ठीक है। तो यानी इनके बीच में एक बल लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये जो है आपका जो ये जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा। वो कौन सा बल है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब वस्तु एक जगह रुकी है, ठीक है, आपको इतना बल लगाना है ताकि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसको ओवरकम कर सके और ये जो बॉक्स है ये आगे चले, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जब कोई वस्तु रुकी हुई है तब इस वस्तु पे विपरीत दिशा पे लगता है, तो इसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण। तो बेसिकली स्टैटिक घर्षण किस पे लगता है? उस वस्तु पे जो स्थिर अवस्था पे है या रुकी हुई। अब कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, मूव कर रही है, आपने क्या किया? उसे धक्का दिया, और आप ये जानते हैं उसको और गति देने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो वस्तु है ये गति कर रही है, स्लाइड कर रही है, एक बल लग रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, जो इसकी दिशा के विपरीत दिशा में। अब इसको दूसरी जगह ले जाने के लिए हमने इस पे और बल लगाया, तो हमने कितना बल लगाया? इतना बल लगाया जो इसके जो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसे इससे ज्यादा हो, ताकि ये और तेजी से चले। तो वह फ्रिक्शन या वह घर्षण, जब कोई वस्तु जो है चल रही होती है, तो उस घर्षण को हम स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे आप सर्पी घर्षण कहते हैं। यानी जब भी कोई भी वस्तु स्लाइड कर रही, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, जैसे कि आप वो करते हैं, आप स्केटिंग करते हैं, तो जब हम स्केटिंग करते हैं तो क्या होता है? एक घर्षण लगता है। आप एक दिशा में जा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में एक घर्षण लगता है। या आप स्लाइड करते हैं, पैरों से स्लाइड करते हैं, तो क्या होता है? आप मूव कर रहे हैं, आपके जो पैर हैं वो फर्श के कांटेक्ट में है, तो क्या होता है? घर्षण लगता है आपके मोशन के विरुद्ध या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसको ओवरकम करने के लिए इससे ज्यादा स्पीड हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक बल लगाते हैं, और वो बल कम होता है किसके कंपैरिजन में? पहले केस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। इसका अर्थ ये है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है आपके सर्पी घर्षण, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम friction at the instant of an object starts moving from rest is a measure of its static friction। यानी जब भी कोई भी वस्तु एक जगह स्थिर, एक जगह रुकी हुई, ठीक है, अब उसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे? बल लगाएं, और वो बल इतना होना चाहिए कि वो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आपका घर्षण बल है, उससे ज्यादा। तो ये घर्षण बल है, जिससे ज्यादा आपको बल लगाना है, इस बल को हम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण कहते हैं। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण है। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed
इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसी तरीके से कोई वस्तु चल रही, आप ये जानते हैं जब वस्तु चल रही होती है, मूव कर रही होती है, तो उसकी दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब इस वस्तु को चलाए रखने के लिए हमें इस पे क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। इस वस्तु पे हमें एक फोर्स यानी बल लगाना पड़ता है जो कि आपके जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो घर्षण बल है, उससे ज्यादा। तो जिस घर्षण बल से ज्यादा हमें बल लगाना पड़ता है ताकि वो वस्तु मूव करती रहे, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण कहते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसकी सर्पी घर्षण की माप होती है। तो बच्चों, अब हमें एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया जो कि आपका है स्थैतिक घर्षण और आपका स्लाइडिंग घर्षण, स्लाइडिंग या सर्पी घर्षण। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन या जो आपका स्थैतिक घर्षण है उसकी बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? तो अगर बच्चों हम स्थैतिक घर्षण के बारे में बात करें तो स्थैतिक घर्षण वह घर्षण है जब आप किसी रुकी हुई वस्तु को मूव कराते हैं, गति कराते हैं, तो जिस घर्षण को पार पाना होता है उसको हम स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। वहीं जब हम सर्पी घर्षण की बात करते हैं तो यानी कि वस्तु मूव कर रही है, गति कर रही है, उसको उसी गति में रखने के लिए, उसको आगे उसी गति से मूव कराने के लिए हम जो है एक जो है बल लगाते हैं जो घर्षण के, जो उस पर घर्षण लग रहा है उससे ज्यादा लगा। ठीक है, और ये जो घर्षण होता है जो कब होता है आपका, जब कोई बॉडी, कोई वस्तु मूव कर रही होती है, तो ऐसे घर्षण को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो आपका सर्पी घर्षण है, जो आपका क्या है, सर्पी घर्षण है, यानी जो आपका है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये कम होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के यानी स्थैतिक घर्षण के। तो बेसिकली क्या होता है, सर्पी घर्षण कब होता है, कब लगता है, जब वस्तु मूव कर रही है, गति कर, ठीक है। अब जब वस्तु गति करती है तो जैसे कि ये सतह है, यहाँ पे एक वस्तु है, ये क्या कर रही है, गति कर रही है, चल रही है। तो क्या हो रहा है, जो सतह, फर्श की जो सतह इस वस्तु के कांटेक्ट में आ रही है, संपर्क में आ रही है, वो कुछ ही टाइम के लिए, ठीक, क्योंकि ये वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, चल रही है। गति का अर्थ क्या होता है, मोशन का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? गति का अर्थ क्या होता है? मैंने ये कहा कि जब वस्तु गति करती है, ठीक है, जब वो मोशन करती है तो इसका अर्थ क्या होता है कि वस्तु मोशन कर रही है, गति कर रही है। माय नेम इज आरती। अच्छा आरती बेटा, आप ये बताइए मोशन यानी गति क्या होती है? मैम कोई चीज तेज चलने वाली, मैम बहुत तेज चलने वाली गति कहलाती है। अच्छा, तो जब भी हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु गति में है, ठीक है, चल रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी समय के साथ जगह बदलती है, टाइम के साथ अपनी जगह को बदल, ठीक। जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, वो चल रही है, एक रोड पे चल रही है, यहाँ पे कोई कार है वो रोड पे चल रही है, या बॉल है वो रोड पे चल रही है, हमें कैसे पता ये गति कर रही है? हमने क्या देखा कि एक समय पे, यानी सपोज आप ये मान लीजिए 2 बजे जो है ये बॉल ए पॉइंट पे थी, फिर हमने देखा 2:05 पे ये बी पॉइंट पे आ गई, यानी आगे चली गई। फिर 2:07 पे हमने इसे सी पॉइंट पे देखा। तो क्या हो रहा है, समय के साथ ये अपनी जगह बदल रही है, समय के साथ ये अपनी स्थिति बदल रही है। तो जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह यानी अपनी स्थिति
अपनी पोजीशन को बदलती है तो वो वस्तु मोशन में कहलाती है, यानी गति में कहलाती है। आप गति में है कैसे पता चलता है? आप चल रहे हैं, चलने का अर्थ यानी समय के साथ आप अपनी जगह को बदल रहे हैं, पोजीशन बदल, ठीक है। तो यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, वो चल रही है, गति कर रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स कब आता है? जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में होती हैं, गति कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ये कांटेक्ट पे है, ठीक है, और ये चल रही है, ठीक है। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो कि इसकी गति को, जो इसकी गति की दिशा है, डायरेक्शन है, उसको अपोज करे, यानी ये इस वस्तु को रोकने की कोशिश करे। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपका सर्पी घर्षण होता है यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये कम क्यों होता है? ये कम इसलिए होता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है या उसके कांटेक्ट में या संपर्क में होती है, जैसे हमने एक डब्बा रखा किसी जो आपकी टेबल है उसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो जाती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इसकी सतह है वो कैसी है? समतल नहीं है, नियमित या रेगुलर नहीं है। ये रेगुलर मतलब एकदम बिल्कुल प्लेन, वहां पे कुछ खुरदुरापन है, ऊबड़ खाबड़ सतह। तो क्या होता है? ये आपस में इंटरलॉकिंग यानी अंतः बंधन बनाती है, जिस कारण क्या होता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, और ये घर्षण बल इसे मूव करने या गति करने नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी दो सतह आपस में कांटेक्ट में है, संपर्क में है, लेकिन क्योंकि ये वस्तु गति कर रही है, ये चल रही है, तो जो कांटेक्ट है, जो संपर्क है, वो कुछ टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए, जैसे कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट, जिस कारण जो है इन दोनों सतह के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है वो ढंग से नहीं हो पाती, अंतः बंधन प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है या घर्षण बल लगता है वो कम लगता है। वहीं जब कोई वस्तु रुकी हुई होती, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई वस्तु रुकी हुई है, तो क्या हुआ है? दोनों सतहों के बीच में जो इंटरलॉकिंग हो रही है, अंतः बंधन हो रहा है, वो काफी अच्छा हो जाता है, जिस कारण फ्रिक्शनल फोर्स काफी अच्छे अमाउंट में लगता है, यानी घर्षण बल काफी लगता है, और वस्तु गति नहीं करती, ठीक है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के दोनों जो वस्तुएं हैं वो जब संपर्क में है तो काफी समय के लिए वो संपर्क में, ठीक है, थोड़े देर के लिए नहीं है, तो इंटरलॉकिंग काफी अच्छी हो जाती है। वहीं जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो जो इनका संपर्क है वो कुछ देर के लिए होता है, इसलिए इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होती है, अंतः बंधन अच्छा नहीं होता है। यही कारण है कि जो सर्पी घर्षण है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट या उन वस्तुओं में होता है जो गति कर रही है, वो कम होता है। किसके कंपैरिजन में? स्टैटिक फ्रिक्शन के, यानी स्थैतिक घर्षण के कंपैरिजन में, जो कि रुकी हुई वस्तु में या रुकी हुई जो वस्तुएं होते हैं उन पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। So the sliding friction is slightly smaller than static friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion. यानी जब भी आप जो है, जो आपकी बॉडी, जो आपके बॉक्स है, ठीक है, उसे आप अगर स्लाइड करते हैं, उसे मूव करा रहे हैं, तो जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, यानी जो संपर्क बिंदु होते हैं, वहां पे जो इंटरलॉकिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो यही कारण है कि जब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के, यानी जो आपका सर्पी घर्षण बल है वो आपके स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है, और हमें आसानी होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आगे मूव कराने में, यानी कोई वस्तु गति कर रही है उसे आगे गति कराने के लिए हमें आसानी होती है, क्योंकि उस पर सर्पी घर्षण लगता है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। तो बच्चों, आज हमने सर्पी घर्षण यानी
जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण के बारे में समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इंटरलॉकिंग के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।